भारत में कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीदता है या फिर बेचता है तो किस तरह के टैक्सेस उस पर लगते हैं? बायर्स को या फिर सेलर को प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के वक्त किस तरह का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर टैक्सेस को ध्यान में? कैपिटल गेन की बात करें तो ये कैपिटल गेन क्या होता है? हालांकि आपने टीडीएस तो बता दिया है, इसके बारे में थोड़ा सा कैपिटल गेन कितने प्रकार का होता है और इसको कैलकुलेशन करने का क्या तरीका होता है? दूसरा, कैपिटल गेन को लेकर हम बात करें तो पिछले साल सरकार ने बदलाव किया था, क्या ये बदलाव था और इससे क्या फर्क है? क्या कैपिटल गेन टैक्स पर छूट मिल सकती है? अगर मिलेगी तो फिर किस तरह से? अगर कोई एनआरआई भारत में अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो किस तरह का उस पर टैक्स है? अगर इंडिया की खास तौर पे बात करें, बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पुश्तैनिक है। अगर कोई उसको बेचता है तो उसे किस तरह से टैक्स में राहत मिलेगी या बढ़ोतरी होगी, उसको लेकर क्या कुछ है? बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिनको लोग बेच देते हैं, टैक्स ठीक से नहीं भर पाते, तो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि यहाँ टैक्स में खेल हुआ है या फिर गड़बड़ी हुई है? आप प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त अगर टैक्स में किसी तरह की गड़बड़ी हो जाती है तो वो क्या ठीक हो सकती है, और होगी तो किस तरह से होगी? क्या कैपिटल गेन टैक्स पर छूट मिल सकती है? अगर मिलेगी तो फिर किस तरह से मिलेगी? कैपिटल गेन टैक्स पे छूट के प्रोविजंस है इनकम टैक्स लॉ में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आपके पास अपनी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ऐसे केसेस हैं कि बंदा अपने गांव में रह रहा है, दूसरे शहर में रह रहा है और अपना उसने गुड़गांव या एनी अदर सिटी में वो शिफ्ट हो गया है, उसने अपनी पुरानी प्रॉपर्टी सेल की और अब वो यहाँ बाय करना चाहता है। तो सेक्शन 54 करके एक प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट में, वो कहता है कि अगर आपने कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने सेल की है तो और उस सेल के पैसे में जो आपका कैपिटल गेन अराइज हुआ है, अगर वो नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है वो नहीं लगेगा, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसमें भी काफी लिमिट है कि आपको कितने लिमिट तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ कोई लिमिट नहीं थी, 2 से 3 साल पहले गवर्नमेंट ने एक अपर कैप लगा दी कि आपका जो मैक्सिमम कैपिटल गेन की एजम्पशन रहेगी नई प्रॉपर्टी परचेज करने में वो 10 CR तक ही रहेगी। अगर कोई एनआरआई भारत में अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो किस तरह का उस पर टैक्स लगता है? अगर कोई भी एनआरआई प्रॉपर्टी बेचता है तो टैक्स तो सेम रहेंगे जो हमने आपको बताया है कि पहले क्लासिफाई करना है कि वो शॉर्ट टर्म रहेगा या लॉन्ग टर्म रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म है तो जो 12.5% का उसको फ्लैट टैक्स पे करना है, उसके ऊपर सरचार्ज या सेस है वो आपको पे करना है। अगर शॉर्ट टर्म है तो जो एज पर इंडिविजुअल टैक्स स्लैब रेट है, एज पर स्लैब रेट टैक्स पे करना है। हम इससे पहले नीरज जी बात कर रहे थे एजम्पशंस थी, तो एजम्पशंस में मैं 2 महत्वपूर्ण एजम्पशंस पर भी और बात करना चाहूंगा। एक, हमने कहा कि आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की और आपने उसके बदले में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर ली, तो इसके लिए प्रावधान 54 नंबर है। दूसरा है कि आपने कोई प्लॉट सेल किया, प्लॉट में भी वैकेंट प्लॉट है, वो रेजिडेंशियल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, या आपने और कोई एसेट सेल किया अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फिर आप कोई घर लेना चाहते हैं तो उस केस के लिए प्रोविजन है सेक्शन 54F। उसके अंदर भी आपको कैपिटल गेन की एजम्पशन मिल जाएगी। अगर आप कोई 10 करोड़ रुपए तक का घर ले रहे हैं, उससे ऊपर का ले रहे हैं, तो एजम्पशन जो रहेगी वो अप टू 10 CR रहेगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है, सेक्शन 54EC है। वो कहता है कि अगर कोई भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आपको प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी है, आपने कोई सेल किया, कैपिटल गेन आपको अराइज हुआ, आपको प्रॉपर्टी परचेज करना टारगेट नहीं है, तो आप गवर्नमेंट के कुछ नोटिफाई बॉन्ड्स है, उनका भी नाम मैं लेना चाहूंगा। NHAI के बॉन्ड्स है, RACL के बॉन्ड्स है, उनमें आप 50 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन बॉन्ड्स का 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है, तो उस 50 लाख रुपए तक की आपको कैपिटल गेन से एजम्पशन मिल जाएगी।
और नीरज जी एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने तीनों एजम्पशंस बताई है आपको, ये तीनों एजम्पशंस केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट अवेलेबल है। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 2 साल से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है, तो आपको एजम्पशन नहीं मिलेगी। अगर इंडिया की खास तौर पे बात करें, बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पुश्तैनिक है। अगर कोई उसको बेचता है तो उसे किस तरह से टैक्स में राहत मिलेगी या बढ़ोतरी होगी, उसको लेकर क्या कुछ आपका? नीरज जी मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी पुश्तैनी है या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, टैक्सेशन के प्रोविजन सेम रहेंगे। बट एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है कि अगर कोई प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से पहले की परचेज की है, मान लीजिएगा आपके ग्रैंडफादर ने या आपके फादर ने कोई प्रॉपर्टी 1990 में परचेज की, उसकी क्या कॉस्ट है, हमें वो कॉस्ट कंसिडर चेक नहीं करना है। हमें चेक करना है कि 1 अप्रैल 2001 को उसकी फेयर वैल्यू क्या थी। तो हमारा जो कॉस्ट कंसिडर होगी उस प्रॉपर्टी की, वो 1 अप्रैल 2001 की कॉस्ट कंसिडर होगी, तो वो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। जितने में आप सेल करेंगे वो आपका सेल प्राइस आ गया, डिफरेंस आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी आपने सेल्फ एक्वायर्ड की है या आपकी पुरानी पेरेंटल प्रॉपर्टी से। बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिनको लोग बेच देते हैं, टैक्स ठीक से नहीं भर पाते, तो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि यहाँ टैक्स में खेल हुआ है या फिर गड़बड़ी हुई है? नीरज जी मैं बताना चाहूंगा कि इन सब चीजों को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी मैकेनिज्म बनाए हैं। पहला मैकेनिज्म है कि अगर कोई 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज करता है, तो बायर को 1% टैक्स काट के डिपॉजिट करना है। तो उससे क्या होगा, जैसे ही बायर ने प्रॉपर्टी परचेज की, बायर ने 1% टैक्स काटा, टैक्स काट के जो सेलर है उसके पैन नंबर के अगेंस्ट डिपॉजिट कर दिया, तो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि इसका टैक्स कटा है, इसका मतलब इसने प्रॉपर्टी सेल की है। अब प्रॉपर्टी सेल की है और जब वो अपनी आईटीआर फाइल करेगा तो ऑटोमेटिकली एक स्टेटमेंट आती है जिसको हम कहते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, AIS, और सिमिलर वे में ये एक और स्टेटमेंट है टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS। तो उस इंफॉर्मेशन उस स्टेटमेंट में गवर्नमेंट के पास वो ट्रांजैक्शन आ जाती है कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है। तो एक तो ये मैकेनिज्म है कि गवर्नमेंट के पास वो रिपोर्टिंग आ जाती है कि इस बंदे ने प्रॉपर्टी सेल की है, 50 लाख से ऊपर की सेल की है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, उनको भी लायबल बनाया गया है कि अगर आप कोई भी रजिस्ट्री करते हैं, कोई भी एग्जीक्यूट करते हैं कन्वेंस डीड और उसकी वैल्यू 30 लाख से ऊपर है, तो आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। उस स्टेटमेंट का नाम होता है SFT, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास में मैंडेट है कि आप जितनी भी कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर जिस उसमें जो भी वैल्यू 30 लाख से ऊपर की कन्वेंस डीड है, उन सब की आप रिपोर्टिंग कीजिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो ये कहना कि आप बच पाएंगे, बच नहीं पाएंगे, आप डिपार्टमेंट के पास वो इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है, बट जो 30 लाख से कम है, डेफिनेटली मैं कहूंगा अभी अपेरेंटली डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बट 30 लाख से ज्यादा कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है तो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त अगर टैक्स में किसी तरह की गड़बड़ी हो जाती है तो क्या ठीक हो सकती है, और होगी तो किस तरह से होगी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसलिए हम सबको सजेस्ट भी करते हैं कि जब भी आप इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन करें, ट्रांजैक्शन करने से पहले जो भी आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, आप उनसे एक बार जरूर मिलिएगा, उससे डिस्कस कीजिएगा कि क्या करना चाहिए मुझे, इसमें क्या हो सकता है। क्योंकि अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं, आपका कैपिटल गेन टैक्स बन रहा था, आपने रिपोर्टिंग नहीं की और बाद में गवर्नमेंट की नॉलेज में आता है, आपको स्क्रूटनी का नोटिस इश्यू होता है, तो उस केस में आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, आपके ऊपर पेनल्टी भी लेवी हो सकती है और आपको उस टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत भारी अमाउंट बन जाता है। तो एडवाइजेबल यही है कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आप एनालाइज कीजिएगा आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका क्या टैक्सेशन के प्रोविजंस है, किन प्रोविजंस को हम कैसे यूज करें कि हमारी
जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। मेरा कहना इवेजन से नहीं है, विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ, कि मैं 54 EC के मैंने ऑप्शन आपको बताए हैं, नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऑप्शंस बताए हैं, क्योंकि इनमें भी क्या है कि टाइमलाइंस है कि आपको इतने समय के अंदर ये एक्शन लेना है, इतने समय के अंदर ये एक्शन लेना। अगर वो एक्शन नहीं टाइमली नहीं लिए गए तो जो गवर्नमेंट ने लॉ में प्रोविजन दिए एग्जम्पशन से वो भी लैप्स हो जाएंगे। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले जो भी आपके दर्शक है वो ध्यान रखें कि आप पहले उसको फाइनेंशियल कंसल्टेंट से उसको डिस्कस करें एंड अकॉर्डिंगली जो राइट एक्शन है वो लीजिएगा। अगर आपने ये सब नहीं किया, आपसे कोई मिस्टेक हो भी गई और गवर्नमेंट की नजरों में आने से पहले, कोई नोटिस आने से पहले आपको पता भी चल जाता है, तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का, आप सीओ मोटो अपने रिटर्न को अपडेट कर दीजिएगा। आप टैक्स है उस पर कुछ एडिशनल टैक्स भी आपको पे करना है और इंटरेस्ट पे करना है, आप वो पे करके अपनी मिस्टेक को सीओ मोटो गवर्नमेंट को वो टैक्स पे कर सकते हैं, ताकि लेटर ऑन आपके पास कोई नोटिस ना आए, और नोटिस आए भी तो आपने सीओ मोटो कर दिया है रेक्टिफिकेशन, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित गुप्ता जी, जो कि टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं, साथ ही साथ पास्ट चेयरमैन सीए इंस्टीट्यूट ऑफ गुरुग्राम के भी है। तो इसी तरह से हमारी तमाम खबरें आप देखते रहिए और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे रियल एस्टेट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। धन्यवाद।